जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रजनों का हमारे चैनल लीजन यामी कार्नर में। आज करंट अफेयर एंड जीएस के फुल में जिस टॉपिक की हम बात करेंगे वह है नगर वन या शहर वन योजना या स्कीम। इस टॉपिक की पूरी डिटेल तह तक जाएंगे और साथ ही साथ इससे जितने भी रिलेटेड टॉपिक होंगे उन टॉपिक पे भी हमारा पूरा डिटेल में डिस्कशन होगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये आप पूछ सकते हैं पहला प्रश्न कि ये चर्चा में क्यों, या आपने इस टॉपिक को क्यों चर्चा किया। ठीक है, तो शुरू करते हैं सबसे पहले कि ये चर्चा में क्यों है। अगर आप देखेंगे चर्चा में इसके होने का कारण क्या है। डेट है 5 जून की। 5 जून के डेट में ये स्कीम भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। उसके जो मंत्रालय आया था वो मंत्रालय था इन्वायरमेंट मंत्रालय, या फिर आप कहेंगे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये जो न्यूज में था, जो उड़ीसा जो पोस्ट जो खबर छाप रही है उसको आप देखिए, सेंटर अनाउंस्ड नगर वन ए स्कीम टू डेवलप 200 अर्बन फॉरेस्ट। इसी को काउंटर करते हुए, इसी न्यूज को आगे बढ़ाते हुए टाइम्स ऑफ इंडिया लिख रहा है फॉरेस्ट मिनिस्ट्री टू लॉन्च नगर वन स्कीम इन ऑल स्टेट। दैनिक जागरण भी लिख रहा है क्या 5 सालों में देश में विकसित किए जाएंगे 200 शहरी वन। तो यानी आपको यूपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसा कि आपको पता ही है कि उसकी डेट आ गई है। दोनों भी एग्जाम, चाहे यूपीएससी हो चाहे यूपीपीसीएस हो, दोनों की एग्जाम की डेट आ गई है। यूपीपीसीएस की एग्जाम की जो नई डेट आई है 11 अक्टूबर है, और यूपीएससी यानी आईएएस की 4 अक्टूबर को रखी गई है। आपके पास टाइम है, आप कवरेज करते रहिए दोस्तों, और जहाँ तक हो अपने नोट्स बनाते रहिए। तो अब यहाँ से अगर हम आगे बढ़ें तो जिस टॉपिक पे हमारी बात होगी वो टॉपिक है कि नगर वन स्कीम है क्या, यानी उसके बारे में चर्चा की जाए कि आखिर वो है क्या। देखिए, नगर वन स्कीम लॉन्च किस, पहला प्रश्न तो यही उठता है कि किस मंत्रालय के तहत लॉन्च की गई और किस डेट में लॉन्च की गई है। तो दोनों प्रश्न का उत्तर हम एक साथ देंगे। देखिए, जो लॉन्च की गई है वो 5 जून को लॉन्च की गई है। डेट के साथ मैचिंग यूपीपीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है। अच्छा, उसका नाम क्या है? नगर वन स्कीम नाम है। अच्छा, 5 जून को कोई स्पेशल डे है? बिल्कुल डे है दोस्तों, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, पूरे विश्व स्तर में मनाया जाता है। अच्छा, दूसरा प्रश्न उठता है इसे रिलीज किसने किया? तो ये रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जिसके मंत्री हैं, जिस मंत्रालय को जिसके हेड हैं प्रकाश जावड़ेकर साहब, जिनकी चर्चा हमेशा हमारे खबरों में रहती है, और वो एक अच्छे मंत्री के रूप में भारत को आगे बढ़ा रहे हैं, खास करके इन्वायरमेंट के क्षेत्र में। तो आगे देखें। अच्छा, इस योजना का टारगेट क्या, लक्ष्य क्या है? ये योजना पहली बात शहरी वानिकी को जोड़ देती है, यानी जैसा कि हमने बताया अर्बन फॉरेस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए आई है, और ये योजना 5 सालों के लिए लाई गई है। 5 सालों में ये टारगेट रखा गया है कि टोटल भारत में 200 शहरी वन को डेवलप किए जाएंगे। और ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि अगर ऐसा दे रहा है तो ये चीज़ें करते हुए आ रही है हमारे साथ, जिसे आप ध्यान में दीजिए कि ये स्पेशली कर क्या रहा है। ये कर रहा है, हमें एक मौका दे रहा है कि हमारे पास जो अर्बन फॉरेस्ट्री है उन्हें हम मैनेज करें। मैनेज कैसे करेंगे? देखिए, जो गांव हैं, फॉरेस्ट की जो वनों की संख्या गांवों में अधिक है, और जो शहर हैं वहाँ शहरों में जंगलों की संख्या कम है। तो ये अर्बन मिनिस्ट्री ने जो फॉरेस्ट मिनिस्ट्री है, कहीं ना कहीं ये अर्बन गांवों में और अर्बन शहरों में, अर्बनों में या फिर शहरों में बंद करके इस जो गैप को है, इस गैप को फुलफिल करेगा। जिससे अगर ये गैप फुलफिल होता है, ये गैप पूरा होता है, तो कहीं ना कहीं भारत में एक सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री का विकास होगा, जो शहरों में भी गाँवों में भी होगा। यानी एक डिविडेंड, एक गैप जो होगा वो खत्म होगा। तो यानी इस तरह से ये कहीं ना कहीं शहरी इकोसिस्टम जो अपना है उसे मैनेज करने का एक अवसर दे रहा है। शहरी जो इकोसिस्टम है उसे बढ़ावा देने का एक प्रयास करता है ये योजना। आगे बात करें, इसके लिए जो फंडिंग कर रही जो संस्था, इसके लिए जो फंड बनाया गया, जो फंड पहले से है, और उसी फंड से फंडिंग की जाएगी, जिसका नाम है कैंपा, यानी छत पूरक वनीकरण कोष 2016। यानी इसके बारे में बात कर लें, ये जो छत पूरक वनीकरण कोष है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? कैंपा एक्ट 2016 में इसकी स्थापना कम इंटू फोर्स, ये फोर्स में आया, लागू हुआ 2016 में।
अच्छा, तो आपको जानना होगा कि ये जो कैंपा एक्ट है ये कैसे पे करेगा। बिल्कुल पे करेगा, ये अपने जितना भी इस राशि में, जितना भी इस फंड में इकट्ठा राशि होगी उसका 90% ये राज्यों को बांट देगा इस योजना में, और बाकी 10% केंद्र सरकार इसको रखेगी। यानी 90 to 10 के रेशियो में सेंटर, स्टेट और सेंटर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो आप देखिए ये करता क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। जो ये फंड बनाया गया है, ये फंड किस उद्देश्य से बनाया गया है। इस फंड का जो उद्देश्य है ये महत्वपूर्ण है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर हैं, खास करके किसके, लाइफ कंजर्वेशन के लिए, वन्य वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए, उसको मैनेज करना। इकोसिस्टम का रिसाइकिल करने के साथ साथ इनको रिकवर किया जाए, जो पुनर्जनन यानी पुनर्संरचना उनकी बनाई जाए। इसके लिए ये फंड बनाया गया है और ये फंड उसी के लिए कार्य करता है। तो अब देखें आगे अगर बढ़े यहाँ से, तो अब यहाँ से बात करना हमारा जो उचित होगा कि आप बताइए कि 5 जून को ये लॉन्च की गई, डेट आपको याद है, जैसा कि बताया गया किस डेट में, 5 जून को। तो बात होती है 5 जून है क्या। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में पूरे विश्व में मनाया जाता है बड़े स्तर पे। ये मनाया कब से जाता है दोस्तों, ये मनाया जाता है 1974 से, इसकी अभी हम चर्चा कर रहे हैं आपसे। और दूसरी चीज, ये एक सम्मेलन हुआ था, विश्व पर्यावरण सम्मेलन के नाम से उसे जाना जाता है, जो सम्मेलन हुआ था 1972 में, और वो सम्मेलन कराने के जिसके तत्वाधान में हुआ था वो संयुक्त राष्ट्र महासभा थी। उसके तहत 1972 में जो सम्मेलन हुआ उसके तहत डिसाइड किया गया कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा, और तब से लगातार मनाया जा रहा है। लेकिन मनाया कब गया, पहली बार 5 जून 1974 को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। पर्यावरण दिवस मनाने का उद्देश्य क्या होता है, बिल्कुल बताएंगे दोस्तों। उद्देश्य होता है लोगों के प्रति जागरूकता बनाना, कि लोगों को इन्वायरमेंट के प्रति जागरूक, अवेयर बनाया जाए कि इन्वायरमेंट आपके लिए कितना आवश्यक है। दूसरी चीज, इन्वायरमेंट की सेफ्टी को बढ़ाया जाए, इन्वायरमेंट की जो सुरक्षा है, इन्वायरमेंट की जो ज़रूरत है उसको बढ़ाया जाए, जिससे हमारा इन्वायरमेंट सिक्योर हो। और इन्वायरमेंट अगर सिक्योर होगा तो हमारे वाइल्ड जो एनिमल हैं वो सिक्योर होंगे, हमारा जो जीवन तंत्र, जो इकोसिस्टम ऑफ अर्थ है ये सिक्योर होगा, अच्छा होगा। यानी कहीं ना कहीं ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करने लगा है, यानी कैसा, संधारणीय विकास की बात करने लगा, जो इकोनॉमी का एक मेजर टॉपिक है। तो यहाँ से अगर हम आगे चले तो जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे, अगर यहाँ तक हमारी बात हुई हो, अगर हम अर्थ समिट या रियो समिट की बात ना करें तो कहीं ना कहीं इस टॉपिक के साथ नाइंसाफी होगी। हमने बात की आपसे अब तक नगर वन स्कीम के बारे में कि क्यों, क्या है ये, क्यों लॉन्च किया गया। उसके बाद हमने बात की कैंपा एक्ट के बारे में या CAF एक्ट 2016 के बारे में। अब हमारी बात होगी आपसे विश्व पर्यावरण दिवस के बाद अर्थ समिट के बारे में, क्योंकि यहाँ अगर अर्थ समिट की चर्चा नहीं करते तो कहीं ना कहीं नाइंसाफी होगी इस टॉपिक के साथ। तो अर्थ समिट, जैसा कि आपको बता दें, ये इसका सम्मेलन कब हुआ और कब से इसकी शुरुआत हुई। तो पहला इसका सम्मेलन जो हुआ था वो हुआ था ब्राज़ील की रियो डी जनेरियो में। बहुत ही महत्वपूर्ण लोकेशन है ब्राज़ील का, ब्राज़ील की कैपिटल नहीं है, ध्यान रखिए, ब्राज़ील कैपिटल ब्राज़ीलिया है। आपका ध्यान रखिएगा, जो टॉपिक है उसे आप ध्यान रखिए, ध्यान से कंसंट्रेट कीजिए। ये जो समिट हुई थी 1992 में हुए थे रियो डी जनेरियो में। बहुत सम्मेलन होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण। यहाँ पे रियो डिक्लेरेशन के नाम से एक घोषणा पत्र जारी किया गया था, जो फोकस था सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, और ये जिसके तत्वाधान में किया गया था समिट वो है यूएनसीडी। तो अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो सम्मेलन हुआ इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ये जो सम्मेलन हुआ इसका ऑब्जेक्टिव क्या था इस सम्मेलन का, यानी जो रियो डिक्लेरेशन हुआ था ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे था, संधारणीय विकास को बढ़ावा देना इसका ऑब्जेक्टिव था। अब अगर बात करें तो रियो सम्मेलन के बाद एक और सम्मेलन होता है जोहान्सबर्ग में, उसके 10 साल के बाद, इसलिए उसे रियो +10 के नाम से जानते हैं। वो हुआ 2002 में। 2092 में हुआ था रियो सम्मेलन, जिसे अर्थ समिट या पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जानते हैं, और उसी के 10 सालों के बाद 2002 में एक सम्मेलन होता है जिसका नाम है रियो 10, जोहान्सबर्ग में हुआ। यहाँ तक अगर बातें क्लियर हो तो यहाँ से अगला प्रश्न उठता है हमारा कि एजेंडा 21 क्या इसी से जुड़ता है या अलग है। जी आप बिल्कुल बताएंगे, एजेंडा 21 इसी से जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट है, जो एक प्लान लेके आती है, जो हमारे जो
UNCD है उसके तहत एक प्लान घोषित किया गया कि आप जो ये कार्य योजना होगी इस कार्य योजना के तहत कार्य करेंगे। संयुक्त राष्ट्र ने इस कार्य योजना को लेके आई और कार्य योजना के तहत बताया गया कि जो भी आपके यहाँ से जो डिसीजन होंगे गैर बाध्यकारी होंगे, आपके लिए वो बाइंडिंग नहीं होंगे, आपके लिए गैर बाध्यकारी होंगे। और इसमें एजेंडा 21 में आपको बता दें कि जो 21 है ये 21st सेंचुरी को इंडिकेट करता है। ध्यान रखिए, बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। तो आइए एजेंडा 21 की डिटेल में हम बात करते हैं कि उसकी डिटेलिंग क्या है। देखिए, सबसे पहली बात जैसा कि हमने बताया कि एजेंडा 21 ये रिजल्ट है, परिणाम है पृथ्वी सम्मेलन का। पृथ्वी सम्मेलन का ये परिणाम के रूप में सामने आया है और ये सतत विकास के संबंधित ये जो यूनाइटेड नेशन की एक कार्य योजना है जो गैर बाध्यकारी है, नॉन बाइंडिंग है। और आपको अब जैसा कि हमने बताया इसमें जो 21 वर्ड है ये 21वीं सदी को संदर्भित करता है और इसका जो ऑब्जेक्टिव है, अब बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, संधारणीय विकास को बढ़ावा देना। और इसके लिए जो हमारे पास जो गोल रखे गए हैं वो 17 गोल रखे गए हैं। इसे 2 शिफ्टों में रखा गया। पहले शिफ्ट में हमने MDG के तहत हमें ये गोल रखे गए और दूसरे शिफ्ट में हमें जो रखा गया SDG के तहत। यानी ये एजेंडा कब इसे पूरा करना है? 2030 इसका लक्ष्य रखा गया है। 2030 तक इसे 2 भागों में बांटा गया। पहले भाग में इसे बांटा गया 2015 से लेकर 2015 तक और दूसरे शिफ्ट में इसे बांटा गया 2015 से लेकर 2030 तक। 2000 से लेकर 2015 तक जिस कार्य योजना का नाम था उसका नाम था MDG, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। उसके बाद जो 2015 से 2020 तक जो कार्य योजना लाई गई इसके तहत उसका नाम था SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो अगर आप देखें तो SDG की बात यहाँ पे करना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाए, चूँकि यही कार्य योजना 2015 के बाद हमारे यहाँ चल रही है, हमारे विश्व में लागू है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। इसमें टोटल 17 देशों को 17 लक्ष्यों को टारगेट किया गया है और जो उन लक्ष्यों को बनाया गया है और उसके तहत उन्हीं लक्ष्यों को पाने का लक्ष्य रखा गया है। तो बात करते हैं हम आज से आपसे कि एजेंडा 21 के तहत जो हमारे SDG गोल लाए गए हैं वो गोल कौन कौन से हैं। देखिए, पहली बात SDG की शुरुआत 2015 से हुई और 2030 तक इसका लक्ष्य रखा गया है कि यहाँ तक पूरे किए जाएंगे। इसके तहत टोटल 17 लक्ष्य रखे गए हैं, जैसा कि हमने आपको पहले बताया 17 गोल रहे हैं, 17 गोल दिए गए हैं। अब यहाँ पे बात करना जरूरी होता है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये 3 लक्ष्यों को लेकर सामने आता है। पहला है गरीबी उन्मूलन, यानी जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है उसे पूरी तरह समाप्त किया जाए, यानी नो पॉवर्टी। इसकी बात करते हुए ये आता है नो पॉवर्टी की। दूसरी बात करता है ये मानव अधिकारों की, ह्यूमन राइट की, यानी ह्यूमन राइट के प्रति ये लोगों को अवेयर करेगा, उनके अधिकारों का एहसास दिलाएगा और उनकी लड़ाई में आगे लाएगा। ये लक्ष्य 2030 तक पाए जाने अनिवार्य है। तीसरा है ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को समाप्त करना चाहता है, लैंगिक भेदभाव को समाप्त करके लैंगिक समानता को बढ़ाना चाहता है। जो हमारे यहाँ 50% आबादी जिनकी आवाज़ दबी हुई है, जो अधिकारों के लिए लड़ नहीं पाती, जिनमें पैट्रियार्की यानी प्रतिसत्ता फैली हुई है, जिसके कारण उनमें असमानता, लैंगिक असमानता भारत में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, तो उसके लिए ये आगे आता है कि SDG के तहत हम लैंगिक समानता लाएंगे, यानी जेंडर इक्वलिटी को बढ़ावा देंगे और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को पूर्णतः समाप्त करेंगे। तो ये 17 लक्ष्यों का क्रक्स था या इनका ऑब्जेक्टिव था। तो इनमें हम कुछ लक्ष्य जो महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं उनकी बात करते हैं कि कौन कौन सा। जैसे आप देखेंगे कि गोल 1 जो आपका है ये नो पॉवर्टी की बात करता है, 0, और गोल 2 0 हंगर की बात करता है। तो आइए उसकी लिस्ट की एक बार हम आपसे चर्चा करते हैं। देखिए, जो आपका गोल 1 है, जैसा कि हमने बताया कि नो पॉवर्टी की बात करता है, यानी जो गरीबी है वो गरीबी बिल्कुल ना हो, गोल 1। गोल 2 जो चर्चा करता है वो गोल 2 कहता है कि 0 हंगर होना चाहिए, जो भूख का स्तर है बिल्कुल कम होना चाहिए, यानी कोई भी देश में या विश्व में भूखा नहीं होना चाहिए। तीसरा जो गोल 3 है वो आपकी गुड हेल्थ की बात करता है, आपकी जो हेल्थ होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए,
वो आपके जो आपकी हेल्थ फैकल्टी होती हैं, कोरोना के दौर में आप देख रहे होंगे कि हमारी हेल्थ फैकल्टी चरमरा सी गई है, हमारी जो हेल्थ सेवाएं हैं चरमरा सी गई हैं। उन्हें अच्छा होने के लिए जो टारगेट रखा गया है 2030 रखा गया है पूरे विश्व स्तर में। आप इंडिया की देख रहे हैं, अगर आप अफ्रीका के देशों को देखेंगे तो वहाँ की स्थिति और भी दुर्लभ है और भी स्थिति गंभीर है। गोल 6 में रखा गया है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, यानी जो रखा गया है स्वच्छ जल और स्वच्छता को टारगेट किया गया है गोल 6 में। और अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी की बात की गई गोल 7 में। और एक महत्वपूर्ण है गोल 11 सस्टेनेबल सिटी एंड कम्युनिटी की बात की गई है। और कहीं ना कहीं ये योजना, जो जिस योजना पे हमारा चर्चा हुआ जी, वो योजना सस्टेनेबल सिटी एंड कम्युनिटी से जुड़ता हुआ आता है कि अगर अर्बन फॉरेस्ट्री डेवलप किए जाएंगे तो वो जो सिटी होगी वो सस्टेनेबल संधारणीय होगी, वो आपके डिविडेंड को, अर्बन और रूरल डिविडेंड को भी कम करते हुए आएगी। तो ये था आपका गोल 11 और हमारा ये टॉपिक गोल 11 से जुड़ता हुआ डायरेक्टली आता है। तो अगर हम एक लिस्ट की बात करें, अच्छा पहले उस लिस्ट की हम चर्चा कर लेते हैं जो लिस्ट आपको सामने हमने रखी थी। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो लिस्ट है वो है गोल 12 रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, उत्तरदायित्वपूर्ण जो उपभोग करते हैं और उत्पादन की बात करते हैं, यानी जितनी आपकी ज़रूरत हो आवश्यकता के अनुसार, यानी जब वस्तुओं जो हमारे संसाधन हैं उनका अतिशय यूज ना करें। जो गोल 13 है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्लाइमेट एक्शन की बात करता है, जलवायु परिवर्तन को लेकर ये सजग बनाता है और उसके लिए कार्य योजना बनाने की बात करता है गोल। और यही रीजन है और इसी के तहत हमारे पास हमारे विश्व में एकजुट होकर कई कार्य योजनाएँ बनाई जा रही हैं, चाहे पेरिस एग्रीमेंट हो, चाहे आपका कोटो प्रोटोकॉल हो, चाहे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो, या फिर ओजोन परत के संरक्षण के लिए हमारे पास बिना कन्वेंशन हो। तो ये सब जो भी कन्वेंशन हो रही हैं ये सब कहीं ना कहीं इस लक्ष्य को ही फुलफिल करते हुए आएंगी। और गोल 14 बात करता है लाइफ बिलो वाटर, यानी ये समुद्री जीवन की बात करता है, जो हमारा मरीन इकोसिस्टम है उनको संरक्षित करने का बात करता है कि उन्हें आप नष्ट ना करें। यानी जो हमारे यहाँ समुद्रों में जो लवणता बढ़ रही है उसको कम करने की बात करता है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, समुद्री लवणता बढ़ने का तात्पर्य ये नहीं है कि जो वहाँ का जल है वो लवणी और ज़्यादा हो रहा है, ये है या लवणी नहीं था लवणी हो गया, ये नहीं है। ये है कि जितना है उससे ज़्यादा अगर आप इसके बढ़ा रहे हैं, उसकी पीएच वैल्यू बढ़ रही है तो हमारे लिए हानिकारक है। वहाँ का इकोसिस्टम चरमरा सा जा सकता है और हमारे लिए बहुत ही बुरा प्रभाव डालता है। और 14 के बाद हमने बात की, 14 क्या है, मरीन इकोसिस्टम की बात करता है। वहीं पे लाइफ गोल 15 बात करता है लाइफ ऑन लैंड की, यानी जीवन पे जो इकोसिस्टम है उन्हें आप सुरक्षित करें। यानी अब इन पूरी लिस्ट को जो 17 गोल दिए गए हैं उनकी हम डिटेल में एक बार डिटेल देखते हैं। गोल 1 नो पॉवर्टी, गोल 2 जीरो हंगर की बात करता है, गोल 3 जैसा कि हमने बताया हेल्थ की बात करता है, गोल 4 जो है ये इक्वलिटी ऑफ एजुकेशन की बात करता है कि सबके पास समाज जो शिक्षा का अवसर हो वो समान हो। और 86वां संविधान संशोधन आपको याद होना चाहिए यहाँ पे, जिसमें जोड़ा गया है आपके फंडामेंटल राइट में कि आपके पास शिक्षा का अधिकार है। अब यहाँ से अगर देखें गोल 5 बात करता है जेंडर इक्वलिटी की, इसके लिए बहुत सारे एक्ट भारत सरकार ने पारित किए हैं, विश्व स्तर पर काफ़ी अच्छा प्रयास किया जा रहा है। संविधान में हमारे बात किया गया है कि हम लिंग भेदभाव के आधार पर कोई कार्य नहीं करेंगे। हमारा संविधान इन गोल के लगभग सभी के अनुकूल भी है। और गोल 6 जैसा कि हमने बताया कि ये स्वच्छता को बात करता है, स्वच्छ जल की बात करता है। और गोल 7 जो है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी की बात करता है, हमने जैसा कि आपको पहले गोल 7 की लिस्ट में चर्चा की थी। गोल 8 जो बात करता है वो आपके लिए है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी जो आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ है, जो हमारा आर्थिक विकास है वो कैसा हो, क्या वो पूरी तरह से सस्टेनेबल हो या फिर पूरी तरह से उपभोग पर आधारित हो। तो ऐसे पे बात करता है कि ये बताता है कि ये सस्टेनेबल होना चाहिए, ऐसा हो, संधारणीय हो, जिससे हमारी पृथ्वी भी बची रहे, हमारे आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी पूरे रिसोर्स बचे हों। फिर 9 जो है वो बात करता है इंडस्ट्री की, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता है, वो इनोवेशन की बात करता है कि नई नई चीज़ों की खोज कहाँ से हो, कहाँ से नई नई चीज़ें खोजी जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किए जाए। 10 जो इनइक्वलिटीज़ हैं, जो असमताएं हैं, चाहे वो रूरल असमता हो, चाहे अर्बन असमता हो, चाहे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो या फिर चाहे जात का भेदभाव हो, वो सबको समाप्त करने की गोल 10 बात करता है। और जो हमारा गोल 11 है वो आपके सस्टेनेबल सिटी के लेके आता है कि जो सिटी होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, सस्टेनेबल होनी चाहिए, वो इसकी चर्चा करते हुए यहाँ पे आता है। गोल 12 जो है वो आपको बताया कि रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन की बात करता है कि उत्तरदायित्वपूर्ण
उत्पादन और उपभोग की बात करते हुए आता है, और 10 आपका क्लाइमेट एक्शन है, और 14 को हमने बताया था कि लाइफ बिलो वाटर, जो जीवन में मरीन इकोसिस्टम है, और हमने आपको 15 की चर्चा की थी कि 15 है इकोसिस्टम ऑफ अर्थ की बात करता है, यानी लाइफ ऑन लैंड की बात करता हुआ हमारे सामने आता है। 16 एक महत्वपूर्ण है, लेकिन उतना महत्वपूर्ण नहीं जितनी हमने लिस्ट दी थी। लिस्ट को आप याद कर लीजिएगा, और लिस्ट के बाद अगर किन्हीं को पढ़ना है तो 16 आप ध्यान रखिएगा। 4 आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात जो ध्यान रखिएगा, गोल 1 ध्यान रखिएगा। तो 16 क्या कहता है? पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग। जो पीस है, जो शांति यानी शांति की बात करता है, और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, जो हमारी संस्थाएं उन्हें मजबूत करने के लिए बात करता है। कहता है क्या? कि हर जगह शांति होनी चाहिए, न्याय का दायरा सब तक हो, किसी से दूर ना हो, यानी न्याय का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। और बात करता है जो हमारी संस्थाएं हैं उन संस्थाओं को मजबूत किया जाए, कमज़ोर ना होने पाए। आगे अगर देखें तो पार्टनरशिप फॉर ऑल गोल जो 17 है, ये सभी गोल को एक साथ समावेशित करते हुए आता है। कि कहता है कि जितने भी गोल आपको दिए गए हैं, इन गोलों के लिए आप सभी को पार्टनरशिप करना होगा, सहभागिता करनी होगी, एक साथ आना होगा वैश्विक मंचों पर। इसके लिए ये बात करता है, चाहे गोल 1, गोल 2, गोल 3 के गोल 16 तक हो, इन सभी गोलों को एक साथ करने की यह चर्चा करता है। ठीक है दोस्तों, तो आप आज हमने जिन टॉपिक की चर्चा की, ये यूपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए इस वीडियो से निस्संदेह 2 क्वेश्चन होने चाहिए, ऐसा हमारी उम्मीद है और ऐसी हमारी संभावना है, और बिल्कुल होंगे। आप देखेंगे पिछले साल ही अगर पीसीएस के एग्जाम में देखें 2019 वाले में, तो गोल 6 को लेकर प्रश्न पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है मित्रों, तो अब मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए रमेश चंद्र का प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद, जय भारत।